नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपीओ रेलवे। आज आप लोग के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूं और वो है AEAD AXEEN अगेंस्ट 30% कोटा ग्रुप सी टू ग्रुप बी डिपार्टमेंटल एग्जाम, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए ये है आपका। और इसकी लास्ट डेट अभी आपको बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट कितनी है। ठीक है, लेकिन ये जो है NCR जोन से ये निकला हुआ है नोटिफिकेशन। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए NCR में, ताकि लोग या कर्मचारी इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें और अच्छे कर्मचारियों को मौका मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारियों को नहीं पता चल पाता है और अच्छे कर्मचारी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस चैनल के माध्यम से यही बताना है। एलिजिबिलिटी एज ऑन 1/1/21, मतलब इसकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 1/1/2021 के आधार पे होगा। द स्कीम इज ओपन टू टेक्निकल स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटल वर्किंग इन लेवल 6-7 CPC या पे बैंड PB2 93 से ग्रेड पे 4200 6PC के अनुसार या हाइयर सी, मैं 4200 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 4200 होना चाहिए। दे विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर ग्रुप बी सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ AD। सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, उस हिसाब से फंक्शन के हिसाब से इसीलिए बोला गया है। अगेन 30% कोटा प्रोवाइडेड दे हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years ऑफ नॉन फॉर्मल सर्विस इन द ग्रेड्स एज ऑन 1/1/21 इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड। जो कर्मचारी जैसे कि आपके JEE अप्रेंटिस आते हैं, SSC अप्रेंटिस आते हैं, तो उनकी ये JEE है, मान लीजिए 1 साल या 2 साल जो भी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग पीरियड को भी यहाँ पे उनको काउंट करना है, उसको मिलाते हुए 5 साल होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग पास लेते हैं, जिस दिन से आपने ज्वाइन कर दिया वहाँ से 5 साल के आप काउंट हुए, 5 साल के बाद आपको 3 पास मिलने लगते हैं। जस्ट उसी तरह से इसमें भी जिस दिन से आपने ज्वाइन कर लिया, रेलवे ट्रेनिंग शुरू कर दिया आपने, वहाँ से 5 साल आपको काउंट करता है। ठीक है, यह नोटिफिकेशन जो टेक्निकल का है AD का, तो इसका और APO के नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। सबसे पहला अंतर यह है कि उसमें अप्रेंटिसशिप नहीं होते कर्मचारी, नॉर्मली जूनियर क्लर्क 4200 HL जो भी आते हैं वहाँ पे नहीं होते, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसमें भी शामिल किया जाता है। मान लीजिए कोई कहीं से ट्रांसफ़र होके आ गया है या किसी दूसरे पोस्ट से, तो उस कंडीशन में है, अदरवाइज वहाँ अप्रेंटिसशिप पीरियड काउंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका जो APO में एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे पूरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही होते हैं, जबकि यहाँ पर होते नॉन टेक्निकल, टेक्निकल स्टाफ होते हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रनिंग एक नॉन रनिंग 2 प्रकार के स्टाफ आ जाते हैं। एक SSC है, वो 4600 के हैं, ठीक है, लेकिन आपके लोको पायलट हैं वो 4200 के ही हैं। तो दोनों आपस में तालमेल कैसे होगा? इस प्रकार से कभी भी लोको पायलट 4600 में पहुंच नहीं सकता है और कभी इस और जो है एग्जाम के लिए इंटाइटल नहीं होगा। कहने मतलब ये वो जूनियर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके रनिंग स्टाफ है उनको स्टेशनरी पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए वो भी टेक्निकल स्टाफ उसी तरह से SSC JEE हों, तो उनको क्या माना जाए, उनकी पे लेवल या उनकी ग्रेड पे किसके बराबर है, उसके लिए RB नंबर 53/2011 के अनुसार एक पूरा बाइफरकेशन दिया गया है कि लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जो कि 4200 का होता है, उसी तरह सीनियर लोको पायलट पैसेंजर सीनियर मोटरमैन जो कि 4200 के होते हैं, लेकिन उनको माना क्या जाएगा 4600 के। 46 मतलब जैसे समझिए पास PTO और क्वार्टर के लिए उनकी रनिंग स्टाफ को अलग माना गया है, स्टेशन ड्यूटी अलग से, वही नियम लगभग यहाँ पर भी लागू होता है। इसके लिए RB नंबर 53/2011 में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है। RB नंबर 53/2011। लास्ट डेट इसकी कब है? हम पहले लास्ट डेट के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए कि इसकी लास्ट डेट कब है। उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए अच्छी तरह से।
क्योंकि ये जो आपका इसमें नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, पहले हिंदी एक पेज हिंदी, फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, तो इसमें थोड़ा दिक्कत पड़ती है। यदि हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग होता या पहले हिंदी होता फिर इंग्लिश होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लोगों को समझने में भी और मुझे समझाने में भी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट इन देयर रेस्पेक्टिव, अपने ऑफिस में उनको जमा करने की एप्लीकेशन 26/4/21 है, और पर्सनल ब्रांच में जमा करने की है 7/5/21। 7/5/21 के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट चेक करेगा आपका डिवीजन में, और वो हेडक्वार्टर 17/5/21 को भेजेंगे। 17/5/21 बाद हेडक्वार्टर इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट 4/6/21 को, और 4/6/21 में SC/ST की बीच में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 16/7/21 तक इनकी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और 8/8/21 को प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि APO में भी हुआ था कि पहले प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुआ था, उसी तरह से इसमें भी प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, सबकी क्राइटेरिया उसके अलावा सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है, आपको कोई भी काट छाट नहीं करनी है। आपको जो भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उनको एक का ही आंसर आपको देना है, नहीं तो शून्य माना जाएगा। तो पूरे कंडीशन आपकी लिखी हुई APO, और इसमें सब में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो NCR की जो वेबसाइट है आप उसको पढ़िए, वहाँ के आधार पे, उसके आधार पे जो भी कमी हो आप या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको आपको जो है अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस जो नोटिफिकेशन को आप प्रचार प्रसार करिए, जिससे कि अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को भर सकें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे प्री क्वालिफाइंग के लिए देखिए, लिखित परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें 100% वस्तुनिष्ठ किस्म में विकल्पीय प्रश्न ही होंगे। यह पेपर 100 अंक का होगा। अंकों के वितरण इस प्रकार से होगा। अर्हता पूर्व परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेने के अर्हत होंगे। उसके लिए उम्मीदवारों की संख्या मेरिट के क्रम में संगत रिक्त पदों की संख्या से 5 गुना सीमित होंगी। मतलब यह है कि पहले ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें 100% ऑब्जेक्टिव होंगे और 100 नंबर होंगे, लेकिन उसमें जो 75% अंक लाते हैं कर्मचारी, उनको ही अगले उसमें स्टेज में पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें भी पदों जो पद होंगे उनके 5 गुना, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, वर्णनात्मक परीक्षा होगी आपकी व्यवसायिक विषय पर। जब व्यवसायिक विषय में पेपर होंगे, फिर उसमें जो कर्मचारी पास हो जाएगा, पास होने के लिए कम से कम 60% या उससे अंक अधिक लाना होगा। जब 60% अंक ले आएंगे, पास हो जाएंगे, फिर इनका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो पास हो जाएगा उन्हीं का इंटरव्यू होगा। समझिए, ये थोड़ा सा APO इसमें सब में सेम ही है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपको समझना है। उक्त पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा तत्पश्चात साक्षात परीक्षा होती है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31/10/91 के अनुसार अनुभव लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं मेडिकल परीक्षा का निर्धारित मानक पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल भाग 1 तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 503 में पठित पैरा 529 एवं 30 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, मतलब कहने का पहले आप प्री देंगे, प्री में 75% अंक लाएंगे, उससे ज़्यादा लाएंगे तो वैकेंसी के 5 गुना में आप आ रहे हैं आपकी मेरिट, तो आपको बुलाया जाएगा मेन परीक्षा के लिए। मेन परीक्षा में कम से लिखित परीक्षा होगी, वर्णनात्मक होगी, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। उसमें कम से कम आपको 60% अंक लाने हैं। ये 60% अंक लाने हैं, उसको फिर मेडिकल आपका होगा। मेडिकल जब पास हो जाएंगे फिर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार आप लोग तैयारी करिए और आप लोग जितने लोग हो सके इस फॉर्म को भरिए। मैं इसी के साथ यदि कोई कमी है या कुछ आपको नहीं समझ में आता, मैं वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। धन्यवाद।